तो देखिए बच्चों, गॉस थ्योरम का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्टेट गॉस लॉ ऑन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट थिन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा एट अ पॉइंट लाइंग एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द वायर। लोग बात करते हैं बच्चों गॉस थ्योरम में, ठीक है, कि गॉस थ्योरम होती क्या है। तो भाई गॉस थ्योरम ये बताती है कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स उसमें प्रेजेंट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। मतलब कोई भी अगर ये क्लोज सरफेस है तो इससे जो नेट फ्लक्स पास होगा, ठीक है, वो इसमें प्रेजेंट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स, मतलब चार्ज अपान ε0 टाइम्स ये होता है। तो यही इसकी स्टेटमेंट हो गई। क्या स्टेटमेंट हो गया? द नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज enclosed by the surface। ठीक है, मतलब कोई भी अगर सरफेस है तो उससे जो नेट फ्लक्स पास हो रहा होगा वो हमेशा Q/ε0। और कौन सा फ्लक्स होगा? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा बच्चों। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना चाहिए। वैसे क्या लिखना चाहिए? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। इसका मतलब अगर कोई सरफेस है जिसमें बहुत सारे चार्ज हों, सपोज करो एक ऐसा सरफेस बना दें, इसमें Q1 चार्ज है, -Q2 है, प्लस का Q3 है और ये Q4 है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे चार्ज। तो इससे जो नेट फ्लक्स आएगा फाई, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा Q1 - Q2 प्लस Q3, ठीक है, प्लस Q4 अपान ε0। मतलब जो भी अंदर टोटल चार्ज है उसको जोड़ दो, अपान ε0 कर दो। ये होता है गॉस थ्योरम, ठीक है। अब बात आती है कि गॉस थ्योरम की हम लोग यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं तो हमको समझ में आ गया कि जो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड है उसकी वजह से नेट फ्लक्स उसमें इनक्लोज्ड चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि अगर Q चार्ज किसी सरफेस के बाहर है तो क्या होगा बताओ? ये Q चार्ज रखा सरफेस यहाँ, इसकी वजह से इसका जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना होगा बताओ? तो भाई इसके अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, चार्ज तो इसके बाहर है, तो अंदर चार्ज नहीं है तो इसका फ्लक्स भी क्या होगा? 0। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास होगी, ठीक है, बट इसका जो नेट फ्लक्स होगा वो क्या होगा? 0 होगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई नेट चार्ज नहीं। अगर कोई मान लीजिए ऐसा सरफेस है जिसमें एक चार्ज अंदर है, मान लो Q1 है, बाहर है Q2 और ये अंदर फिर से Q3 और एक इधर रख दो Q4। अब कोई पूछे इस पूरे सरफेस से, ठीक है, एक ये सरफेस S1 हो गया और एक ये सरफेस S2 हो गया। कोई पूछे इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा और इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। अब सोचो, तो इसे S1 से पास होने वाला फ्लक्स निकालोगे तो क्या निकलेगा बताओ? तो S1 वाले सरफेस को देखेंगे, S1 के अंदर जो चार्ज है अपान ε0, मतलब यह आएगा बच्चों Q1 + Q3 अपान ε0। जब हम S2 वाले से फ्लक्स निकालेंगे तो क्या आएगा? जरा सोचो, तो φS2, तो कितना आएगा? तो इसके अंदर जो चार्ज है अपान ε0, इसके अंदर कौन कौन है? ये है, ये है, ये है, ये है, यानी क्या आएगा? Q1 + Q2 + Q3 + Q4 अपान ε0। ये नेट फ्लक्स आ जाएगा S2 से, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ गए कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स उसमें इनक्लोज्ड चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। कोई अगर एक वायर है उसको हम चार्ज कर दें तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। बच्चों हम सपोज कर लेते हैं कि एक वायर है, ये मान लेते हैं एक वायर, ठीक है, और ये वायर कैसा है बच्चों?
ये इनफाइनाइट लॉन्ग है, मतलब ये बहुत बड़ा। वैसे मैंने इतना मोटा बनाया बट ये बहुत थिन वायर है, ठीक है। ये इस पे चार्ज दिया गया, ये वायर, ठीक है। और ये इनफाइनाइट लॉन्ग, मतलब इधर भी इनफाइनाइट उधर भी इनफाइनाइट, पूरा लंबा लंबा वायर। और इस वायर पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये कितनी है इसकी? लैम्डा। अच्छा, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती क्या है, जरा याद करो। तो आपको मैं बता दूं कि अगर किसी वायर पे जब चार्ज देते हैं, जैसे मान लीजिए वायर है, इस पे हमने कुछ चार्ज दिया, अगर इस वायर की लेंथ L है, ठीक है, और इस पे हमने चार्ज बच्चों दिया Q, तो जो लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये होता है Q अपान L। लैम्डा बराबर क्या होता है? Q अपान L, ठीक है। ये होती है बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम ऐसा भी बोलते हैं कि चार्ज एट यूनिट लेंथ। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो? चार्ज एट यूनिट लेंथ। इसलिए इस पर इतनी चर्चा कर ली क्योंकि इसका हमें अभी यूज करना है। और इसकी जो यूनिट है वो बच्चों यूनिट इसकी होती है कूलाम पर मीटर। क्या होती है? कूलाम पर मीटर। क्यू की कूलाम, एल की मीटर, कूलाम पर मीटर, ये इसकी यूनिट होती है। अच्छा, तो हमने एक वायर मान लिया जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने क्या मान ली बच्चों? लैम्डा मान ली। मतलब इसकी यूनिट लेंथ पे जो चार्ज है वो क्या है? लैम्डा है। अब हम बात करते हैं बच्चों कि हमको इस वायर से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेना है। इस वायर से कितनी दूर हमने एक पॉइंट लिया बच्चों? स्मॉल r मीटर दूर। देखो ये स्मॉल r मीटर। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। और कैसे कैलकुलेट करनी है? विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो यहाँ हम गॉस थ्योरम का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अच्छा, तो भाई सबसे पहले बात तो यहाँ पे आती है कि यहाँ जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हमको सोचना क्या पड़ेगा? तो गॉस थ्योरम तो पहले हमको पता होनी चाहिए। गॉस थ्योरम क्या बताती थी? किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स, उसमें प्रेजेंट चार्ज का उससे इनक्लोज चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। तो गॉस थ्योरम क्या बताती थी कि द नेट फ्लक्स इनक्लोज्ड इन एनी क्लोज्ड लूप इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। ठीक है, किसी भी क्लोज लूप से जो नेट फ्लक्स होता है वो Q/ε0 होता है। बच्चों हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो अभी क्या ये क्लोज चार्ज के अंदर है, क्लोज सरफेस के अंदर है ये पॉइंट? नहीं। तो हमारा पहला टारगेट ये होता है कि हम इस P पॉइंट को क्लोज करने की कोशिश करें। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि इस P पॉइंट को क्लोज करने के लिए हम लोग एक इमेजिनरी सरफेस लेट कर लेते हैं। भाई यहाँ ऐसे तो क्लोज हो नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे? एक इमेजिनरी सरफेस लेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक इमेजिनरी सरफेस हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, मान लीजिए ऐसा। और इमेजिनरी सरफेस जो बनाते हैं, इस सरफेस को बोलते हैं क्या है? इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है। ठीक है, इमेजिनरी हम लोग सपोज करते हैं ना, बट ये ऐसा सरफेस होता है जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है, ऐसे, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 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 सब जगह बाहर की तरफ, ऐसा कुछ अंदर की तरफ भी हो सकती है, बट प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये गॉसियन सरफेस है। और इसका यूज क्या है? किसी पॉइंट को इनक्लोज करने के लिए, किसी पॉइंट के साथ चार्ज को इनक्लोज करने के लिए हम इस सरफेस को लेट करते हैं। ध्यान रखना, जब गॉस थ्योरम का यूज करना हो तो इस सरफेस को बनाना पड़ता है, बनाते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, अब हमको क्या करना है बच्चों? इससे पास होने वाला नेट फ्लक्स निकालना है। और वो नेट फ्लक्स किसके बराबर कर देना? Q/ε0। जब हम ऐसा करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वायर की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कि इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो L है। ठीक है, ये L लेंथ है। अच्छा, अब हमको क्या करना है? हमको यहाँ पे गॉस थ्योरम अप्लाई करनी। तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि इस P पॉइंट के चारों तरफ एक छोटा सा एरिया सपोज करेंगे dA।
तो एरिया कहाँ जाएगा, आउटवर्ड। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ होगी, आउटवर्ड। क्यों, क्योंकि प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है। अब एरिया इसका क्यों आउटवर्ड गया, सोचो बच्चों। तो सोचने की बात है। सिलेंड्रिकल सरफेस का मतलब क्या है, जैसे ये सरफेस मान लीजिए सिलेंड्रिकल है ऐसा, इसको बंद कर दें ऐसे। अच्छा, ये सिलेंडर बन गया। अब इस सिलेंडर में अगर आप बेसिक बात करें तो इसका एरिया वेक्टर यहाँ पे क्या होगा बताओ, इधर, यहाँ का एरिया वेक्टर इधर, यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर। एक छोटा जो सरफेस माना उसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, आउटवर्ड। तो एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होता है। क्यों, क्योंकि सिलेंडर में दो सरफेस होते हैं, एक होता है कर्व्ड सरफेस ये वाला, एक होता है प्लेन सरफेस ये वाला। तो प्लेन सरफेस ये बने हुए हैं और कर्व्ड सरफेस ये बने हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका एरिया वेक्टर इधर, मतलब अगर हमको प्लेन सरफेस पे एरिया वेक्टर लेना होता तो हम क्या लेते, प्लेन सरफेस, ये डी ए इधर बनता। बट यहाँ पे क्या होता ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर परपेंडिकुलर बन जाती, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर से परपेंडिकुलर हो जाती है वहाँ का फ्लक्स जीरो होता है। इसीलिए जो प्लेन सरफेस है फाई पी, यहाँ का जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, E1 डॉट डी ए। तो E1 यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए कॉस 90। तो ये फाई पी जो है प्लेन सरफेस का फ्लक्स ये जीरो हो जाता है। ध्यान रखना कि प्लेन सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। तो मतलब हमको बेसिकली यहाँ पे केवल इस सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स की बात करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया dA at curved surface, ठीक है। इस कर्व्ड सरफेस के dA से पास होने वाला फ्लक्स निकालेंगे। ये फ्लक्स क्या निकलेगा बच्चों, ये निकलेगा d फाई बराबर E डॉट डी ए, ठीक है। तो d फाई बराबर क्या हो जाएगा, E dA कॉस 0 डिग्री। क्यों, A डॉट बी बराबर क्या होता है, AB कॉस थीटा। तो E dA कॉस 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि E और DA दोनों एक ही तरफ, जब सेम डायरेक्शन है तो दोनों बीच का एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री, इसलिए ऐसा लिया। तो बच्चों d फाई कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा E dA। अच्छा, हमको ये पता है कि प्लेन सरफेस से तो कोई फ्लक्स होगा नहीं, ऐसे यहाँ भी प्लेन सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी देखो अगर प्लेन सरफेस से लोगे तो एरिया कहाँ जाएगा इसका, नीचे, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी, आउटवर्ड, इधर बाहर तरफ। तो यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। तो प्लेन सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या है, 90 डिग्री है। तो जो भी फ्लक्स पास होना है, नेट फ्लक्स, वो किससे पास होगा, कर्व्ड सरफेस से, इसके कर्व्ड सरफेस से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों कि इस छोटे से एरिया का फ्लक्स निकाल चुके हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। अब लिखेंगे क्या, सो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस, ठीक है। कितना होगा भैया नेट फ्लक्स, तो फाई बराबर इसको इंटीग्रेट कर देंगे E dA, ठीक है। तो फाई बराबर हो जाएगा E। तो देखो यहाँ पे चूंकि सबकी डिस्टेंस इक्वल है तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पूरे गॉसियन सरफेस में, कर्व्ड सरफेस पे सेम होगी। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ, हर जगह। तो कर्व्ड सरफेस में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, इसको बाहर ले सकते हैं। तो अंदर बचेगा केवल dA। अब सोचो आपको फ्लक्स चाहिए, ठीक है। तो फ्रॉम गॉस थ्योरम अगर आप बात करें, यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू बता सकते हैं फ्रॉम गॉस थ्योरम। क्या लिखेंगे, फाई बराबर क्या होता है, हमने क्या पढ़ा, गॉस थ्योरम क्या कहती है, किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स, उसमें प्रेजेंट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स। अब इसमें चार्ज कितना प्रेजेंट है देखेंगे, तो भाई गॉसियन सरफेस इतना है, इसमें कितना चार्ज होगा सोचो। तो हमने बताया कि इसकी यूनिट लेंथ पे चार्ज लैम्डा है, मतलब इसकी सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो यूनिट लेंथ पे चार्ज क्या है, लैम्डा है ना। तो 12 लेंथ पे कितना होगा चार्ज एट यूनिट लेंथ, हमने लैम्डा मान रखा है Q/L से। अच्छा, तो जब यूनिट मतलब एक, तो एक लेंथ पे चार्ज लैम्डा है, तो 2 लेंथ पे 2 लैम्डा, 3 लेंथ पे 3 लैम्डा, 4 पे 4 लैम्डा, तो L लेंथ पे कितना होगा, L लैम्डा। इसका मतलब फाई बराबर जो Q/ε0 लेना है, तो Q इनक्लोज्ड
अपान एप्सिलॉन 0 आएगा, यानी कि फाई यहां से आ जाएगा, क्यू इनक्लोज कितना होगा एल लैम्डा अपान एप्सिलॉन 0, ये फाई आ गया, ये क्या आ गया फाई आ गया। अच्छा सोचो इसका एरिया वेक्टर का इंटीग्रल कितना आएगा, सोचो बच्चों डी, तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो एरिया छोटा सा हमने डी लिया था, अब टोटल एरिया चाहिए, तो हमको पता ना कर्ड सरफेस का एरिया लेना है सिलेंडर में, क्यों, क्योंकि प्लेन का तो फ्लक्स 0 हो चुका है, तो फ्लक्स में हमको कौन सा एरिया चाहिए, कर्ड सरफेस का, और किसी सिलेंडर के कर्ड सरफेस का एरिया क्या होता है 2 पाई आर एल, क्या होता है 2 पाई आर एल, ठीक है, आर इसकी रेडियस है, एल इसकी लेंथ है, ये दोनों वैल्यू यहां पुट कर देंगे, यानी कि अब क्या आएगा बच्चों बताओ, तो सो फ्रॉम सेकेंड, ये सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है, इसमें रख दो, फाई की जगह क्या रखा, तो फ्रॉम सेकेंड फाई की वैल्यू पहले रखो, क्या आएगा एल लैम्डा अपान एप्सिलॉन 0 बराबर ई इंटू डी ए का सरफेस एरिया, जब डी ए का इंटीग्रल किया तो क्या आया 2 पाई आर एल, कितना है 2 पाई आर एल, एल से एल क्या हो गया कैंसिल हो गया, ई बराबर यहां से बचेगा, इधर लिख दे बच्चों, अच्छा एक काम करो इसको नोट कर लो फटाफट, पहले नोट हो गया, ये चीज हटा दे, हाँ तो भाई ये बचेगा ई बराबर 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा एल अपान स्मॉल आर, एल तो कट गया था, लैम्डा अपान स्मॉल आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी ड्यू टू आई चार्ज स्टेट वायर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, तो ये आ गया। इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा भाई इस फार्मूले का, वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी आउटवर्ड, और इसका जो स्मॉल आर वेक्टर है वो भी किधर होगा आउटवर्ड, इसका मतलब यहाँ पे E बराबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E वेक्टर बराबर 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपान आर, और आर का यूनिट वेक्टर, ये आ जाएगा E, ठीक है, इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकाल सकते हैं, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। एक बात और देखो बच्चों कि जो E है वो कैसे वेरी करेगा 1 अपान स्मॉल आर में, ये भी बहुत पूछा जाता है कि किसी स्ट्रेट वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरीके से स्मॉल आर पे डिपेंड करती है, तो हम देख रहे हैं कि E कहाँ डिपेंड कर रहा है 1 अपान स्मॉल आर पे, इसका मतलब यहाँ पे हम ऐसा भी कह सकते हैं E इंटू स्मॉल आर बराबर क्या आएगा, सोचो E इंटू स्मॉल आर बराबर क्या आएगा, तो लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0, ये चीज़ कांस्टेंट है फॉर गिवन वायर, और जब ये चीज़ कांस्टेंट हो गई तो E और R का ग्राफ कैसा हो जाएगा, याद करो ये एक्स वाई अब इक्वल टू सी के फॉर्म में हो गया, तो इसका मतलब जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, तो ये कुछ ऐसे बन जाता है, ठीक है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वायर से वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा और कम आगे बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लगातार घटती जाएगी, क्यों, आर जब बढ़ेगा तो ई की वैल्यू घटेगी। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन गया, ये ग्राफ कैसा बोलते हैं इसको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये वेरिएशन हो गया ई का स्मॉल आर के साथ, ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए।